गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसके आगे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना। यहाँ क्या लिखा था हमने कि इज इट अ गुड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस फॉर अ विलेज टू कास्ट ऑल इट्स वोट इन फेवर ऑफ पार्टिकुलर कैंडिडेट्स डिस्कस इन क्लास। अपनी क्लास के बीच में ये बातें डिस्कस करेंगे कि क्या किसी एक इंसान को, किसी एक खास व्यक्ति को पूरे गांव में अगर वोट मिलता है, पूरे गांव में अगर वोटिंग परसेंटेज अगर सीधे एक व्यक्ति को मिले तो इसे आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहेंगे या नहीं कहेंगे। हम इसी बारे में यहाँ पर बात अभी कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड आंसर था कि हैव यू ऑब्जर्व इवेंट सिमिलर टू दोज दैट हैपन इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन एनी रिसेंट इलेक्शंस इन योर एरिया डिस्कस इन क्लास। कोई ऐसा है मतलब जो सिमिलरली जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं अभी रिसेंट एरिया में या फिर डेटा में, तो आपको यहाँ पर बताने हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। इन ड्यूरिंग द क्लास हम लोगों ने मल्टीपल अप्रोच के हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि कैसे करके हम कोई भी अगर गांव है, जस्ट इमेजिन कि कोई गांव है और अगर वो गांव जो है उस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जब कभी गाँवों में चुनाव की बात होती है तो चुनाव में बहुत प्रकार की घोषणाएं होती हैं, ठीक है। और ये जो घोषणाएं हैं ये कैसे होंगी बताइए। ये घोषणाएं होती हैं भैया कि हम फलाने व्यक्ति, जैसे इमेजिन करिए कि कोई व्यक्ति है जिसको जो है घंटी है ना, जिसको घंटी की आपका मिला हुआ है, घंटी के चुनाव पे उसने दे दिया है, तो क्या करेगा वो, है ना, वो चुनाव पर ऐसे करके घंटी, उसको लगता है कि भैया हम तो घंटी बजाएंगे। और उसके मान लीजिए किसी को मिला ग्लास, ठीक है, तो अगर वो ग्लास मिल गया तो उसको लगता है कि हमको पूरा ग्लास, तो सिर्फ उसी के चुनाव प्रचार में वो क्या लगते हैं, घोषणाएं करते हैं, क्योंकि उनका असली उद्देश्य क्या होता है, भटकाना, किससे, जनता के असल मुद्दे से, जैसे गरीबी हो गई, भुखमरी हो गई, या फिर सफाई हो गया, या फिर शिक्षा हो गई, या लाइब्रेरी हो गई, ऐसे विषयों पर वो चर्चा नहीं करते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। कई बार तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो उस प्रकार की चीज़ें भी अगर आपने कभी देखी हो तो आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है, और कुछ ऐसे कोई नया इंसिडेंट्स, है ना, जिससे हमको सीखने को मिले, और कम से कम हम ये बातें कम से कम हम ये सारी चीज़ें हम देखें, समझें, सीखें कि क्या बोलते हैं कि भाई हम कम से कम डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को हम कैसे ठीक से देख पाते हैं, कैसे समझ पाएंगे। तो उसके बारे में अगर आपने कभी कुछ अच्छे से देखा हो तो, है ना, तो उसको आपको डिस्कस करना होगा क्लास में। आप करते हैं ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। आया समझ में आपको? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है बेटा। आगे लिखा हुआ है कि ऑन द होल जनरल इलेक्शन वाज मोर सक्सेसफुल देन एनीवन एक्सपेक्टेड अराउंड ठीक है। Around 40% of the voters on the electoral rolls cast their votes. Around 40% of their women voters also participated. There was negligible poll violence. The Congress party, led by Jawaharlal Nehru, won by a huge majority. 45% आपको पता होगा, है ना, 45% हमको वोट आपके आसपास में इनको मिले थे। ये चीज़ें आपको पता ही है ना। और इस तरीके से ही वो पूरी की पूरी पार्टी क्या बनने लगी, एक सिंगल पार्टी बन के सामने आने लगी। वो सिंगल पार्टी का मतलब क्या था कि पूरे कंट्री में ये सिंगल पार्टी डोमिनेंस होगा इनका। और सिंगल पार्टी डोमिनेंस का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा कि सिंगल पार्टी डोमिनेंस में ये जैसे चाहेंगे वैसे रूल आउट करने की कोशिश करती है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है बेटा। एक चीज़ ये हो गई। अब क्या होता है कि जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है कि जितने भी लोकल लीडर्स हैं, या जैसे देखिए, नॉन कांग्रेस पार्टीज ऑल्सो गॉट वाइड सपोर्ट फ्रॉम द पीपल इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ हुआ, सेवरल रीजन पार्टीज हो गई, इंडिपेंडेंट इंडिया thus took in first successful step towards multi-party democracy. The general elections that followed by 1957, 1962 were also successful with
डेमोक्रेसी स्ट्राइकिंग अप डीप रूट्स। डीप रूट्स का मतलब क्या हुआ कि भाई उनका ये मानना था कि भाई हमें जो है हम कहाँ तक हम डेमोक्रेसी में हम एग्जिस्ट करते हैं, और ख़ास करके जो भी मल्टीपल पार्टीज थी उनका क्या अपना स्पेसिफिकल रोल आउट था, मतलब उनके रोल्स क्या क्या थे। ठीक है, ये हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। दूसरा एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब किसी रीजन में, जब के रीजन में कोई अनदर पार्टी नहीं होती या फिर कोई रीजनल पार्टी नहीं होती, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है ना, वो कई बार डिक्टेटर की फॉर्म में भी आती है। अब डिक्टेटर का फॉर्म का मतलब ये मत सोचिए कि कोई हिटलर बन गया है। आप इतना समझ लीजिए कि डिक्टेटर का मतलब हो गया जैसे कोई इंसान है, उसके पास में कोई कंपटीशन का कोई प्रेजेंस नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, एब्सेंटिज्म बोलेंगे, एब्सेंटीज है वो। तो जैसे जैसे हम एब्सेंटीज बोलते हैं, उस एब्सेंटीज में क्या होगा कि नेचुरली वो इंसान, पहला इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ेगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इंसान क्या बन जाएगा, बहुत यूटिलाइज्ड ग्रुप बनाकर आउट करना शुरू करता है। तो कहीं न कहीं अब अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी तो है, लेकिन ये तभी एग्जिस्ट करती है जब मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। अब मल्टी पार्टी सिस्टम बनेगा कैसे, अभी मुझे कहिए। मल्टी पार्टी सिस्टम बनता कैसे है, जब हमारे पास में रीजनल ग्रुप्स होते हैं। रीजनल ग्रुप्स कब बनेंगे, जब हमारी रीजनल लिटरेसी रेट हमारी अच्छी होगी, और वो तब होगी अच्छी जब हमारे पास में कुछ अच्छी पॉलिसी होगी और उसका अच्छा इम्प्लीकेशंस होगा। और उसमें भी जब हम पार्टिसिपेशन रखते हैं, जब हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है या फिर ज़्यादा रिच होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली अर्बनाइज्ड पॉलिटिक्स, बल्कि वो ज़्यादा रूरल होता है, रूरल बेस्ड होता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे लोकल जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं वो हमारे लिए काम करते हैं, और उस वहाँ से फिर हमें मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। तो ये जो आपकी बात चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। एक सवाल है आपसे, व्हाट परसेंटेज ऑफ वोट डिड द नॉन कांग्रेस पार्टी विन द फर्स्ट इलेक्शन? बहुत कम आपका इनको मिला, क्योंकि नहीं के बराबर व्हाट परसेंटेज लोकसभा मेंबर्स बिलोंग टू द नॉन कांग्रेस पार्टी से। वो लोग ये पूछ रहा है कि भैया इसमें कितने लोग थे जिनको लोकसभा मेंबर बने, लेकिन किस पार्टी से बने, तो भैया वो नॉन कांग्रेस पार्टी से। तो नॉन कांग्रेस का मतलब क्या होता है, डोमिनेंस, ऑपोजिशन। अब आगे देखिए क्या है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द डोमिनेंट पार्टी इन द फर्स्ट 3 इलेक्शन। ये 3 इलेक्शन का मतलब जानते हैं क्या बोलना चाह रहा है, 52 में, 57 में एंड 62 में। और मोस्टली जितना भी आप डेवलपमेंट देखते हैं ना, जितना भी आप डेवलपमेंट देख लीजिए, आपका डेवलपमेंट, लेट मी चेंज द पेन, आपका जितना भी आप डेवलपमेंट देख लीजिए, चाहे वो जितना भी डेवलपमेंट देखते हैं, वो मोस्टली ये इन्हीं जो 3 था ना, आपका 3 आपका 5 ईयर प्लान्स में है ना, ये 3-5 ईयर प्लान में ही मोस्टली ये फिनिश्ड हो चुका था। तो इससे क्या हुआ कि इससे 2 चीज़ें हमें समझ में आती है कि सो ये 3 जो मेजर इलेक्शंस थे ना, इन्हीं 3 ही मेजर इलेक्शंस में जो 5 ईयर प्लान्स था, उसमें खास परसेंटेज ऑफ का सारा काम हो चुका था। अच्छा, आपको इतना तो पता होगा ना कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो 52 के बाद से आप हम ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ से चालू होता है, तो उसको सबसे पहले फोकस किस पे किया गया था बताइए, एग्रीकल्चर पे, है ना, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, सेकंड क्या था, इंडस्ट्रियल बेस्ड था। ठीक है, तो सेकंड क्या था, इंडस्ट्रियल बेस्ड था। तो ये जितनी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं, इससे क्या पता चले कि आप यूँ मान लीजिए कि जितना भी
या फिर आप जो है राउरकेला फैक्ट्री देख लीजिए, या फिर आप जो है क्या बोलते हैं, जितनी भी बड़े प्लांट्स हैं, आप ये बीएसपी आप देख रहे हैं ना, बीएसपी बिलास स्टील प्लांट, अच्छी फैक्ट्रीज जो है इसी ज़माने में लगी हैं। और ये डोमिनेंस ऑफ सिग्नल पार्टी का टाइम चल रहा था, जब कांग्रेस की सरकार उस समय हुआ करती थी। मेरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब ये देखते हैं कि अब वैसे तो कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हम किसी को डोमिनेंस कैसे कहें, किसी को यू नो डोमिनेंस कैसे कहें, या फिर हम ये समझ लीजिए कि ये कहते हैं कि भाई वो डोमिनेंस पार्टी नहीं है, वो डोमिनेंस कर रही है, तो जो उसकी छोटी पार्टियां हैं जिनको बहुत कम वोट मिले हैं, वो अगर इतना मिलेगा तो इतना होगा, ऐसा कुछ परसेंटेज नहीं है। जैसा होता है ना, क्या कंपेयर करते हैं हम, अगर टोटल 100 सीट है, 100 सीट में अगर आपने 90 सीट पाया और किसी ने 10 सीट पाया, तो हम क्या बोलेंगे कि जो 90 सीट वाला है वो क्या है, एक मेजॉरिटी है ना, वो मेजॉरिटी पार्टी है। और जो 10 सीट वाला है उसको हम माइनॉरिटी बोल सकते हैं, या फिर जो ऐसी छोटी पार्टियां हैं। तो ये मामला ऐसे कंपेयर के साथ आता है कि डिपेंड ऑन द हाउ मच सीट इट इज़, और इसमें से किसको कितना मिला है, इस बारे में यहाँ पर डिस्कस होता है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो मतलब 10% से भी ज़्यादा वोट जो है उनको मिला। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होगी, मैं शायद बताया था, एक वर्ड है जिसका नाम है FT, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FTPS, ऐसा FTTP, फर्स्ट पास्ट, FP, हाँ F फर्स्ट पास्ट द FPTP बोल रहे, पास्ट सिस्टम, ठीक है। FPTP का मतलब होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या है, इसी में आता है, जैसे इमेजिन करिए कि आपके पास एक, जैसे मैं आपके एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। देखिए, ये आपकी कोई क्लास है, उस क्लास में आपके पास में 4 ऑप्शन था, A, B, C एंड D, ठीक है। 4 ऑप्शन थे आपके पास। अब टोटल वोट कितने हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ है आपका 100 बच्चों की, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ऑप्शन ए ने भी पार्टिसिपेशन के लिए नॉमिनेशन दिया, ऑप्शन बी ने, ऑप्शन सी ने और ऑप्शन डी ने। अब टोटल वोट कितना मिल सकता है, द मैक्सिमम वोट कैन बी 100, क्योंकि 100 इज अ मैक्सिमम स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक इंसान एक वोट देगा। तो अब हमें ये देखना है कि 4 बच्चे जो है वो सभी को क्या बनना है, क्लास कैप्टन बनना है। क्लास कैप्टन बनने के लिए वो उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, तो एक ए नाम के इंसान को मिला, कितना वोट मिला, उसको मिल गया 30 वोट। दूसरे इंसान को कितना मिल रहा है बताइए, उसको मिल रहा है 20 वोट मिल रहा है। तीसरे इंसान को कितना मिल रहा है बताइए, उसको मिल रहा है 25 वोट, और चौथे इंसान को मिल रहा है 25 वोट। अब एक बात बताइए, अब 100 के 100 वोटों में से अब हम ये देखेंगे कि ABCD, इन डी में से, इन चारों में से किसको सबसे ज़्यादा वोट मिला, तो वो इंसान कौन होगा, स्वाभाविक रूप से वो ए नाम का पर्सन होगा। सबसे कम किसको मिला, तो बी को मिला, है ना। सबसे कम, उसके बाद उसके ऊपर थोड़े से कौन अच्छी स्थिति में थे, तो वो सी एंड डी थे। लेकिन सवाल क्या है, सवाल ये है कि जीतेगा कौन, हु विल विन, जीतेगा कौन, तो जीतेगा वो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला। लेकिन अब एक और सवाल है, तो व्हाट अबाउट एल्स वोट्स, जिनको मिला, जिनको खास परसेंटेज ऑफ वोट नहीं मिले, उनका क्या हाल होगा, फिर वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये समझा गया कि हमें जो है उसके लिए समझा गया कि अब इनका सारा वोट क्या हो गया, रेस्ट वोट जो हो गया बेटा, रेस्ट वोट जो हो गया वो कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से जो बाकी वोट होता है वो पूरा कैंसिल हो जाता है, और एक इंसान को हम लोग वोटर विनर डिक्लेयर कर देते हैं। इसी को कहते हैं FTP। अब इसके अपोजिट में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम।
ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम क्या है, दो बातें मैं समझा रहा हूँ। मैंने सेम एग्जांपल अभी याद दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई क्लास है जिसके अंदर 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चे हैं मतलब एक व्यक्ति का एक वोट होगा, तो जब एक वोट होगा और 100 बच्चे हैं और उसमें से अब 4 बच्चे खड़े होना चाहते हैं चुनाव में, ए बी सी एंड डी, ये 4 बच्चे खड़े होना चाहते हैं चुनाव में। अब उसमें ये देखा जाएगा कि 100 की 100 सीटों में हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति को हमने खड़ा कराया, तो उन्होंने ये कहा कि भाई 100 सीट है ये, है ना, 100 सीट टोटल है, उसमें से 4 बच्चे हैं। अब ए को मान लीजिए वोट मिला 20, ठीक है, बी को मिल गया, उसको भी 20 मिला, सी को मिल गया 25 और इसको मिल गया आपका सबको 25-25 मिल गया, ठीक है, मान लेते हैं इसको 25 मिला और डी को भी 25-25 मिला। तो अब सभी व्यक्ति को कितना मिला, 25%। तो टोटल 100 में से सबको हक मिलेगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन जो है ना ये इक्वल होता है, इक्वल या फिर प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास में 10 रोटी है और अगर एक व्यक्ति को 10 रोटी मिले तो 10 रोटी एक व्यक्ति को मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। अब अगर उसमें से आधे व्यक्ति हो गए, हालांकि नॉट पॉसिबल है, तो उसको क्या मिल जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, मतलब 5 रोटी मिल जाएगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि जिस लेवल पे, जिस परसेंटेज पे, जिस चीज़ों पे हम जो है आपका जो जैसा प्रोपोर्शन होता है उसी प्रोपोर्शन में सीट का बंटवारा होता है। अब ये टोटल 100 सीट है, इमेजिन करिए, या 100 वोट है ना, चलो वोट को हम सीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब जितनी सीट है उतने परसेंटेज में हमने उनको बांट दिया, तो पावर वो उतना क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इस प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन में या फिर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में कोई भी वोट जो होता है वो कैंसिल नहीं होता है। तो जब कोई कैंसिल होगा ही नहीं तो उसका एक्टिवेनेस बनी रहेगी। तो इसीलिए ये आपका एक ज़्यादा प्रोग्रेसिव, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में आप फॉरेन में अगर आप देखोगे तो जो भी स्विट्जरलैंड है आपका, यहाँ पर बड़े बड़े जो बहुत विकसित देश हैं वहाँ पर ही आपका रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ही अप्लाई होता है, ना कि FPTP। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो इसको अब यहीं तक देखते हैं, ये वाला चीज़ अभी आप नोटिस करेंगे। Though one party could not challenge the dominance of Congress party, they helped establish the healthy tradition of democratic politics by contesting the poll. Their influence kept growing within a few decades. धीरे धीरे उन्होंने डेवलप करना शुरू किया और फिर उसके बाद में सीरियस चैलेंज कांग्रेस डोमिनेंस ऑल्सो। तो कांग्रेस वाज अ डोमिनेंट पार्टी, वो डोमिनेंस कर रही थी, तो उसको चैलेंज देने के लिए भी आपका एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अब जब तक आपका एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो आप कांग्रेस को क्या कर पाएंगे, आप उसको डिफीट नहीं कर सकते। और इसके लिए आपका लोकल ग्रुप्स के साथ में धीरे 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 जो है एक आपका ग्रुप बनाना ज़रूरी होता है। जब आपका ग्रुप बनेगा तभी आप उस पर ग्रो कर पाते हो। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखा ध्यान से। अब देखिए इसके बाद में ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ तक आप रेड करके रखें। What do you think were conditions that led to dominance of single party in India politics from ये चीज़ है। अब यही आपको समझना है, आपको सोचना है, think upon it, है ना। आप यहाँ पर think upon it, इस पर आप जरूर से सोचें कि कौन कौन से आपके सर्कमस्टेंसेस थे, कौन से क्या कॉजेस था कि डोमिनेंस पार्टी, सिंगल पार्टी इंडियन में पॉलिटिक्स में 1947 से लेकर 67 तक इन्होंने डोमिनेंस किया है, इस बारे में, है ना। ये सारी चीज़ें इन्होंने हम देखेंगे। What are your views on the importance of multi-party system in democracy? मल्टी-पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी में क्या क्या हमारा व्यूज़ है, उस व्यूज़ को लेकर हम क्या क्या सोच रहे हैं, क्या थिंक कर रहे हैं, इस बारे में हम अगला डिस्कस करेंगे, है ना। What are your views on the importance of multi-party system in a democracy? ठीक है, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम 1949 to 56 में, ये एक चीज़ हम यहाँ पर नोटिस करेंगे, देखेंगे। एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम 1949 से लेकर 56 में, ये एक बात हम देखेंगे। इसके बाद में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द जमींदारी सिस्टम प्रिवेल्ड ओवर मोस्ट रीजन्स ऑफ अ कंट्री। द लैंड ओइंग क्लास हैड डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स, जमींदार, मालगुजार, गौंटिया, जागीरदार एट्सेट्रा। इट्स ऑल, ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम कैसे हुई, क्योंकि जब ये सिस्टम ख़त्म होगा तभी जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों को ज़मीनें मिलेंगी। क्योंकि पहले क्या करते थे लोग, एक बड़ा इंसान है जिसके पास में बहुत बड़ी ज़मीनें हैं, तो वो क्या करता है, रूल करने लगता है ना। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं ध्यान से। टेक केयर।